दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप गारंटी है आप एक अच्छा घर बना सकते हो। क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो ध्यान देनी होती हैं, और कुछ ऐसे ही 25 स्टेप में आज बताने वाला हूं जिनके द्वारा आप घर बना सकते हो। मतलब ये 25 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और यही स्टेप होते हैं मोस्टली जो भी कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये स्टेप अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, आप घर की कंस्ट्रक्शन में कुछ पैसे भी बचा लोगे और आपका घर एकदम परफेक्ट बनता है। तो हमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करें या मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर करें, तो सबसे पहले मैं बता दूं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का क्या होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में होता है सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे वो लेबर लेके आएगा, मटेरियल आप उसको प्रोवाइड करवाओगे और वो घर की कंस्ट्रक्शन करवाएगा। और इंडिया में अभी 240 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का, तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर करने में क्या होता है, उसमें हमारा मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर का होता है और लेबर भी कॉन्ट्रैक्टर की और शटरिंग भी कॉन्ट्रैक्टर की। तो इसमें दोनों में आपको चूज करना है कि लेबर सही है मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर वहां तक सही है जहां आपको नॉलेज है घर की कंस्ट्रक्शन का कि आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा, अच्छा क्या चीजें हैं, तो ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर कर सकते हो। और जो नॉर्मल रेट चल रहा है 1200 से 1300-1400 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, तो वो होता है। और इस चीज को हमेशा वाइजली चूज करना है आपको कि आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है या मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि इसमें भी काफी चीजें होती है। मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर करने जा रहे हो अगर, तो उसमें सुपरविजन आपको अच्छी हमेशा रखनी है। और कभी भी अपना घर जब आपको बनाना है तो ठेकेदार पे मत छोड़ दो कि वो डिसाइड करेगा कि कैसा प्लान रहेगा, कैसा स्ट्रक्चरल डिटेल रहेगी, जहां वास्तु इंटीरियर, उस पे मत छोड़ो। पहले तो सबसे पहले होता क्या है, स्टेप क्या होता है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है पहले तो अपना माइंडसेट बना लो, फैमिली के साथ बैठो कि आपको चाहिए क्या। मतलब रूम चाहिए, ऐसा रूम चाहिए। फोटोज आजकल अवेलेबल हैं, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, हर जगह फोटो मिल जाते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको ऐसा रूम चाहिए, यहाँ वार्डरोब चाहिए, यहाँ मेरी डबल हाइट होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपके पास हो गया। उसके बाद क्या करो, आप एक फर्म के पास जाओ, किसी इंजीनियर के पास मत जाओ, एक फर्म के पास जाओ। फर्म क्या होगी, जिसमें सारी चीजें होती हैं। वहां एक इंटीरियर डिजाइनर भी होगा, आर्किटेक्ट भी होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी होगा। तीनों, मतलब जो फर्म 10-15 साल से काम कर रही है उनके पास ये तीनों होते हैं। सबसे पहले बैठना है इंटीरियर डिजाइनर के पास, उसको अपना कॉन्सेप्ट समझाना है कि मेरे को ऐसा रूम चाहिए जिसमें ये वार्डरोब होगी, ऐसा बेड होगा, ऐसा पेंट होगा, ऐसी एलिवेशन होगी। वो समझ गया, वो इंटीरियर डिजाइनर क्या करेगा, फिर आर्किटेक्चरल से बात करेगा। आर्किटेक्ट क्या करेगा, पूरी उसको शेप देगा कि कैसा कैसा कहां होना चाहिए और स्ट्रक्चर दिखना कैसा चाहिए, वो उसमें हेल्प करेगा। जब वो स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, फिर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा फिर वो डिसाइड करेगा बीम में कौन सा सरिया, कॉलम में क्या सरिया, कहां डक्ट, कहां विंडो, कहां डोर, कहां एलिवेशन में बाहर प्रोजेक्शन निकालनी है, वो सब चीजें। मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है। गलती कहां होती है, हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सिविल इंजीनियर के पास चले जाते हैं कि हमें नक्शा बनवाना जी। नक्शा क्या बनवाते हैं, वो आपको एक प्लान रेडी करके दे देते हैं, बस जहां पे ये रूम है, ये रूम है, ये रूम है, ये चीजें। वहां कुछ नहीं होने वाला। हमेशा जब भी अपना घर की प्लानिंग करनी है तो ये स्टेप रहते हैं, पहले खुद प्लानिंग करो, फिर इंटीरियर डिजाइनर के पास जाओ, फिर आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसको शेप दे देगा। इस पूरे प्रोसेस में ज्यादा खर्चा नहीं होता है। लगा लो बेसिक अगर 1000-2000 स्क्वायर फीट का घर है तो 30 से 40 हजार रुपए में ये काम अच्छे से हो जाता है। और आपके घर में वहां पैसे भी बचते हैं, वेस्टेज भी नहीं होती है कोई ना, बाद में तोड़फोड़ करनी पड़ती है कि यहां मेरे को वार्डरोब चाहिए थी, यहां डोर चाहिए था। तोड़फोड़ की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बेस्ट तरीका होता है पैसे बचाने का भी और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग घर बनाने का, अगर इस तरीके से जाते हो। और अगर साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपका घर वास्तु के हिसाब से बने, तो वास्तु के लिए अलग आपको वास्तु कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा, वो उस हिसाब से गाइड करेगा। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूं, जब भी नक्शा बनाओ तो मैं बोलता हूं ऐसे आर्किटेक्ट से बनाओ। पहले तो उसके फोटो वीडियोस वगैरह देख लो कि उसने क्या काम किया, तो वहां से आइडिया लग जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट वो बना पाएगा नहीं बना पाएगा। और फिर उसके बाद क्या करो, उसको काम दो। और मैं बोलता हूँ मिनिमम 10 से 15 साल जो पुराना है और उसका काम आपने देखा है तो उसी को काम देना। किसी सिविल इंजीनियर के पास मत चले जाना जो अभी 1-2 साल या 3 साल जिसको हुए हैं, तो वो भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अगर सीख के आएंगे तो अच्छा काम देते हैं। लेकिन एक बार जरूर फोटो वीडियोस देख लेना कि उनका काम कैसा है। उसके बाद हर एक सिविल इंजीनियर, हर एक आर्किटेक्ट एक जैसा काम नहीं कर सकता। जो आपकी डिमांड है एक बार आपको उसको क्लियर करनी पड़ेगी, जहां उसका आपने काम देखा होना चाहिए। अगली चीज क्या होती है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ,
जो आप स्ट्रक्चरल डिटेल लेते हो बिना सॉइल टेस्टिंग के वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अज्यूम करके चलेंगे और आपका घर कमजोर बन जाएगा। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है सॉइल टेस्ट मस्ट करवा लेना, उससे 3-4 चीजें पता चलती है। एक तो लोड बेरिंग कैपेसिटी की, आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें बीम कॉलम स्लैब कैसी होनी चाहिए कि आप फ्यूचर में अर्थक्वेक भी आए तो आपका घर गिरे नहीं। वहां फाउंडेशन कौन सी आएगी, राफ्ट फाउंडेशन आएगी, पाइल होगा या क्या होगा, सब चीजें सॉइल टेस्ट में क्लियर हो जाती हैं। इवन टर्माइट की जरूरत है, एटीटी करवाने की जरूरत है, सब चीजें मतलब सॉइल टेस्ट आपको करवानी ही करवानी है। देखो अगर एग्जांपल ले लेते हैं, 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अगर कम आती है सॉइल स्ट्रेंथ तो आप वहां पे राफ्ट या फाइल फाउंडेशन देनी पड़ती है, मस्ट देनी पड़ती है। अगर 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होती है तो वहां नॉर्मल कॉलम या फुटिंग चल जाती है। तो सॉइल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी कितनी स्टील क्वांटिटी लगेगी, कितना कंक्रीट लगेगा, कॉलम साइज क्या होगा। उससे होगा क्या, प्रॉपर तरीके से फिर कॉलम साइज होंगे, कंक्रीट प्रॉपर लगेगा, स्टील प्रॉपर लगेगा, पैसे भी बचेंगे और घर एक स्ट्रांग बनेगा कि फ्यूचर में अर्थक्वेक भी आ जाए तो आपका घर खड़ा का खड़ा रहे, क्रैक्स या गिरे नहीं। अगली चीज क्या होती है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है मटेरियल क्वालिटी मस्ट चेक करके ही लगाना। 3 चीजें होती हैं हमारे घर में, एक ईंट होती है, रेत होती है, बजरी होती है, सीमेंट होती है। ये 3 से 4 चीजें अच्छी लगेंगी तो घर स्ट्रांग बनने वाला है। सबसे पहली चीज जो ब्रिक आपको लगानी है, हमेशा कौन सी लगानी है, जिसमें आप दोनों ब्रिक को एक साथ लगाओ तो उसमें मेटालिक साउंड हो, टक टक जो आवाज रहती है ना, जैसे लोहे को टकरा रहे हो। और जो जब बिल्कुल रेड सी येलोइश होती है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, ठीक है, थोड़ा येलोइश ग्रेइश फील उसमें मिल रहा है। और जो रेड ब्रिक होती है वो 2nd 3rd क्लास की होती है। और अगर 5 फीट से आप ब्रिक को नीचे फेंकते हो, अगर वो टूट गई तो उसको रिजेक्ट कर लो, मत लगाओ, बाद में दिक्कत आएगी। डबल ब्लॉक, अगर 1-2 स्टोरी का घर है डबल ब्लॉक मत लगाओ, फ्लाई ऐश ब्रिक मत लगाओ, लाल ईंट लगाओ। अगर बड़ी स्ट्रक्चर है फिर आप क्या करो, डबल ब्लॉक या फ्लाई ऐश लगा सकते हो। रेत कौन सी हमेशा आपको यूज करनी है, रेत ऐसी यूज करनी है जिसमें जो दाना हो वो अच्छा हो, जिसमें मिट्टी मिक्स नहीं हो। तो उसका एक अलग से तरीका रहता है, टेस्ट रहता है रेस चेक करने का। तो मैं बोलता हूँ रिवर सैंड यूज कर सकते हो अगर मिट्टी उसमें नहीं है, बाकी एम सैंड के साथ भी जा सकते हो। उसको एक बार हाथ में रब करके देखना, कोई भी सैंड होगी, अगर हाथ में मिट्टी लग रही है, नीचे गिरा के मिट्टी लग रही है, उसको एकदम से रिजेक्ट कर दो। जो आपको बजरी लगानी है, जो आपको एग्रीगेट लगाना है, वो मिट्टी वाला नहीं लगाना है। एंगुलर मत लगाना, जो ऐसे शेप होती है ना एंगुलर, मतलब कोने निकले हुए हैं, वो वाले मत लगाने हैं, राउंड वाले लगाने हैं। और एक बार अगर उसको धो देते हो, मतलब जैसे आपका एग्रीगेट घर पे आया, उसको पानी मार दो, उसमें से जो मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। सीमेंट क्या करना है, सीमेंट आप कोई भी कंपनी का लो, 3 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और हमेशा क्या करना है, बायोरेटर और मिक्स प्रॉपर करोगे, सीमेंट कोई भी लगाओ अच्छा ही रहता है। तो मैं तो बोलता हूँ ACC गोल्ड लगा लो, श्री कंपनी का भी अच्छा है और अंबुजा का भी अच्छा है, ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज क्या करनी है आपको, हमेशा कहाँ दिक्कत आती है वो होती है कंक्रीट ग्रेड और स्टील में। पहले हम समझते हैं कंक्रीट ग्रेड। जो कंक्रीट होता है ग्रेड हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा अपने घर में क्या करना है, आपको M25 लगाना है ग्रेड। अगर M25 लगाते हो तो अच्छे से स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, M20 ग्रेड से शुरू करते हैं, जब उसको बनाते हैं प्रॉपर मिक्स नहीं होता है तो उसकी स्ट्रेंथ हमें 15-16 भी नहीं मिलती है, तो वो नहीं है। बेसिक स्टैंडर्ड होता है M20, उससे अच्छा है कि आप M25 लगाओ। RMC मिलता है अगर आपके एरिया में तो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि वो प्रॉपर क्वालिटी का कंट्रोल रख के आपको कंक्रीट बनाएंगे। लेकिन ठेकेदार जब बनाएगा तो वो तो चलो थोड़ा ध्यान देगा, लेकिन जो मिस्त्री मिक्स कर रहे हैं या कुछ हो रहा है तो वहाँ दिक्कत रहती है। आपकी स्लैब है, फुटिंग है, कॉलम है, तो M25 ग्रेड से कम मत यूज करो। तो अगर स्टील की बात करें तो अराठी लगाओ, टाटा लगाओ, जिंदल लगाओ, कोई भी लगा सकते हो। अगर 2-3 स्टोरी का घर है, सेकेंडरी प्राइमरी कोई भी स्टील, बस ग्रेड का ध्यान रखना 500 से लेके 550 तक का वो ग्रेड होना चाहिए, उससे कम का ग्रेड आपको नहीं लगाना है। और रस्टेड, जिसमें देखो रस्ट लगी हो, बिल्कुल ब्राउन जो हो गया हो स्टील, उसको मत लगाओ, क्योंकि वो कंक्रीट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा स्टील लेना है जो क्या हो, थोड़ा ग्रेइश कलर का हो, तो उस तरीके से आप जा सकते हो। अगली चीज क्या करनी है, आपको क्यूरिंग करनी है प्रॉपर। अगर आप
गर्मियों में करवा रहे हो तो मैं बोलता हूँ 12 से 13 दिन रखो। अगर सर्दियों में 10 दिन उसकी तराई करनी ही करनी है, और गर्मियों में 3 टाइम करनी है, सुबह दोपहर शाम को, और विंटर में सुबह शाम करोगे चल जाएगा। इससे क्या होगा, जो क्रैक्स आते हैं स्लैब में वो क्रैक कभी नहीं आएंगे। और अगर कॉलम वगैरह तो गन्नी बैग से ढक के उसको रखो। जो ब्रिक वर्क करना है तो उसमें 4 इंच की दीवार जो रहती है उसमें जो मसाला बनेगा उसमें 1:4 का मोटार आपको डालना है। कितना? 1:4 का। अगर 9 इंच की दीवार है तो वहां पे आप 1:6 या 1:5 का बना सकते हो। तो ये चीज भी करनी है। और जब कॉलम आपका बन जाए उसको खोल के उस पर हाकिंग कर देना, थोड़ा टाचा जैसा मार देना है। प्लास्टर आपको कैसे करना है? बाहर का प्लास्टर 1:4 से करना है। 1:4 क्या बोल रहा हूं, 1 बैग अगर सीमेंट डाल रहे हो 4 बैग आपको सैंड डालनी है, तो उसका जो मिक्सचर बनेगा उस मोटा उसको उससे प्लास्टर करना है। अंदर का 1:5 का करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉपर क्या करना है, क्यूरिंग करनी है। जैसे आपने प्लास्टर लगा दिया उसके 10 घंटे बाद तराई मारना उसकी शुरू कर दो। और जब स्लैब की कास्टिंग होती है उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जब स्लैब की कास्टिंग हो रही है जो गैप्स होते हैं उनको फिल कर लो, वहां से कभी भी गैप नहीं रहना चाहिए। स्लरी नीचे आ जाती है, कंक्रीट वीक हो जाता है। तो प्रॉपर है, टेप लगा दो। टेप लगा दोगे तो अच्छा है, नीचे स्लरी नहीं जाएगी। स्लरी क्या हो गई, आपका जो सीमेंट होता है पानी के साथ नीचे निकल आता है। जहाँ तो पॉलीथीन लगा सकते हो तो वो भी बेस्ट रहेगा। और जब भी कंक्रीट करो, मतलब जो कोल्ड जॉइंट होता है वो मत छोड़ो। कोल्ड जॉइंट क्या हो गया, आपने एक जगह कंक्रीट करना शुरू किया तो उधर छोड़ दिया, 2-3 घंटे बाद दूसरी जगह से शुरू कर दिया, तो वो जो कोल्ड जॉइंट होगा वहां से लीकेज गारंटी होनी है। जहां एक दिन स्लैब भर दी फिर आधी स्लैब दूसरे दिन भरी, वहां पे गारंटी होनी है। हमेशा जब भी कंक्रीट करना है तो प्रॉपर एक जगह से शुरू किया, उसको कंटिन्यू चलाना है, कभी भी स्लैब को बीच में नहीं छोड़ना है। और पॉसिबल है तो कंक्रीट जब बनाओ तो उसमें वाटरप्रूफिंग केमिकल डाल दो। डॉक्टर फिक्सिट का आता है LW+, वो डाल दीजिए, वो भी बेटर है। बाकी और किसी कंपनी का मिलता है वो भी लगा सकते हो। हर जगह यहाँ वाइब्रेटर मारने हैं आपको, 15 से 20 सेकेंड उसको रखने हैं, निकालना है, डालना है, उससे आपका कंक्रीट प्रॉपर सेट होगा। और जो भी पाइप रहेंगी बॉटम में, ठीक है, उसमें प्रॉपर से उनको सही तरीके से लगाना है कि वो टूटे नहीं। अगर आप चाहते हो कि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि मेरे फ्रिज का पॉइंट यहाँ हो गया, मेरे एसी का ड्रेन यहाँ हो गया, टीवी का यूनिट का स्विच यहाँ नहीं है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक लेआउट ले लो। मैं बोलता हूँ वो मस्ट लिया करो अपने घर के लिए। उससे क्या होता है, कम स्विचेस भी लगते हैं, प्रॉपर पॉइंट्स भी होते हैं। जितना पैसा आप किसी ड्राइंग को बनाने में लगाते हो ना, उससे ज़्यादा पैसा आपका बच जाता है जब आप काम करवाते हो, क्योंकि ठेकेदार अपने मन से काम करता है, आपकी डिमांड्स का कोई पता नहीं होता है। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक का काम करवाओ तो उसकी ड्राइंग बनवा लो, उसमें प्रॉपर मेंशन होता है कि यहाँ हमारा टीवी है, टीवी यूनिट का स्विच यहाँ आएगा, यहाँ लैंप है, यहाँ फॉल सीलिंग का है। तो ठेकेदार अपनी मर्जी से नहीं करता है। नहीं तो ठेकेदार क्या करते हैं, पॉइंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक का उनको अलग से पैसा मिलेगा, तो पॉइंट बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे सकते हैं। और अगर फुल मटेरियल किसी ठेकेदार को काम दिया है तो कम से कम वो पॉइंट देगा। तो अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट वो होगी वो ड्राइंग वाले को पता होगी तो वो आपको प्रॉपर से बताएगा कि यहाँ इतने स्विच होने चाहिए, यहाँ इतनी लाइट, तो वो मस्ट बनाओ। जब भी प्लम्बिंग का काम करवाओ तो प्लम्बिंग की पाइप्स फिटिंग करवा लो, बाथरूम, किचन, ठीक है, हर जगह जहाँ जहाँ पाइप है। उसके बाद उसका प्रेशर टेस्ट करो, ठीक है। उसमें कैसे होता है, प्रेशर, उसमें एक मशीन लगाई जाती है, प्रेशर सेट किया जाता है, तो जहां से लीक मिलेगा उसको लीक को रिपेयर कर देंगे। उसके बाद हम उस पर प्लास्टर करेंगे, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बाद में क्या होता है, सीलन वगैरह आ जाती है। फुटिंग की डेप्थ मैंने ठेकेदार देखा है कि बोलते हैं यार 3 से 4 फीट बहुत है, 5 फीट बहुत हो गया, आपने तो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बनानी, 5 फीट कौन देता है? देखो, डेप्थ भी कौन डिसाइड करता है? हमारा इंजीनियर डिसाइड कर रहा है कि उसने देखा है कि 3 स्टोरी बनेंगे, फ्यूचर में 2 स्टोरी, भले 1 स्टोरी बन रही है, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी मैटर करती है ना। अगर लूज मिट्टी होगी, 3-4 फीट गड्ढा करोगे तो बाद में गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो 5 से 6 फीट जितना उसने गहराई कही है डेप्थ करने को, उतनी डेप्थ करके ही अपनी घर बनाओ। अगली प्लिंथ बीम की हाइट होती है, कुछ ठेकेदार क्या बोलते हैं 2 से 2.5 फीट बहुत है। इतनी कौन सा रोड ऊपर होने वाला है, कौन सा पानी अंदर आने वाला है? देखो, डेवलपमेंट इंडिया की चल रही है अभी। रोड, मतलब मैं बोलता हूं 3-4 साल बाद एक लेयर डल गई होती है, 20-25 साल बाद वो 2.5 फीट आपके लेवल तक पहुंच जाएगा। 2.5 फीट नहीं भी पहुंचेगा, लेकिन पानी का लेवल होने वाला है ऊपर, तो पानी अंदर भी आएगा और रोड ऊंचा हो गया तो दिक्कतें आने वाली हैं। तो आपको कम से कम 3 फीट इस समय लेके चलना पड़ेगा अपने प्लिंथ की हाइट। तो प्लिंथ के नीचे ब्रिक वर्क करवा लो या प्लम कंक्रीट करवा लो, अपने प्लिंथ की हाइट बढ़वा लो, ठेकेदार के बहकावे में नहीं हो। जो आपको 2-2.5 फीट देगा वो दिक्कत आएगी। और 4 इंच की जब दीवार हम देते हैं, हमारा काफी पैसा बचता है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया हमारा घर की कंस्ट्रक्शन में बच जाता है।
सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी 4 इंच की दीवार आपको देनी है, जो आपके पिलर और बीम की डिटेल है वो हमेशा कहां से लेनी है, एक एक्सपीरियंस्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। और एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन सा होगा, जिसने 10 से 15 साल काम करते होंगे एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उससे वो डिटेल लेनी है, तो आप पूरे घर में 4 इंच की दीवार दे सकते हो। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जब भी 4 इंच की दीवार देनी है, जो इसमें ईंट यूज करनी है, ब्रिक यूज करनी है, ए क्लास ब्रिक यूज करनी है। ए क्लास ब्रिक कौन सी हो गई, जो ऐसी ब्रिक है एक कलर की वो ब्रिक सारी दिखे। आजकल 2 किस्म की ब्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी, कि येलोइश कलर मिलता है, येलो कलर की होती है, वो इलेक्ट्रिक भट्ठे में वो ब्रिक बनती है, अगर वो है बहुत अच्छी है। और ब्रिक अच्छी देख के आइडिया तब लगता है कि अगर उसके चारों जो कोने हैं वो एकदम सुरक्षित है, कोई टूटा फूटा कोना नहीं है, तो वो अच्छी ब्रिक है। क्योंकि उतारते चढ़ाते सेकंड क्लास ब्रिक या थर्ड क्लास ब्रिक टूटती है, ए क्लास ब्रिक इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। और जब एक दूसरे को बजाओ ब्रिक को, तो वो आवाज करती है अच्छी सी। तो मतलब यही है कि ब्रिक अच्छी क्वालिटी की आपको लगानी पड़ेगी, और वो ईंट आपको पानी में डुबो के रखनी है 24 घंटे। अगर डुबो नहीं सकते तो उसको पानी पिलाओ, एक दिन में कम से कम 10 बार पानी पिला दो, तब दीवार पे उसको लगाना। नहीं तो होगा क्या, जो आपने मसाला बनाया होगा ना मोटार, उसका पानी वो खींच लेगा। जब वो ब्रिक उसका पानी खींच लेगी तो आपका जो मसाला है वो सूखा भूसा रह जाएगा, तो वो दीवार में इतनी शक्ति नहीं आ जाएगी, दीवार टूटने के चांसेस रहते ही रहते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी रेशो बनानी है सीमेंट सैंड की रेशो, जिससे हम क्या करने वाले हैं, उस ईंट को जोड़ने वाले हैं एक दूसरे से, वो 1:5 बनानी है। 1:5 क्या होता है, एक रेशो में सीमेंट, अगर 50 kg सीमेंट डाल रहे हो तो आपको 250 किलो क्या डालनी है, सैंड डालनी है। तो इस तरीके से बनाना है आपको। और आपको क्या करना है, जब वो मोटार बनानी है 45 मिनट के अंदर उस मोटार को लगा देना, मसाले को लगा देना, नहीं तो उसकी शक्ति कम हो गई होती है, सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो गई होती है। और क्या एक टिप, एक्स्ट्रा टिप दे देता हूं मैं, चलो आपका अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो एक केमिकल आता है प्लास्टर मास्टर, वो उस सीमेंट मोटार में डाल लो। एक चीज ये कर लो, दूसरा उसमें रैक्रोन 3S फाइबर डाल लो। ये 2 चीजें अगर डालोगे तो आपका जो मोटार होगा, मसाला होगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। जरूरी नहीं है डालना, अगर नॉर्मल बना रहे हो नॉर्मल भी बना सकते हो, तब भी स्ट्रेंथ अच्छे से आ जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। अगली चीज होती है कॉलम की लैपिंग देनी पड़ती है। जब पिलर का लैप जो रहता है, सरिया जो रहता है, कहीं भी नहीं देना होता है, तो ठेकेदार क्या करते हैं, एक नीचे से सरिया खड़ा कर देते हैं 7 मीटर और 5 मीटर का, ठीक है, क्योंकि 12 मीटर का लेंथ आ रहा है, 40 फुट की लेंथ आ रही है, उसकी कटिंग करके खड़े कर देते हैं। और जब दूसरा फ्लोर पड़ता है, उसी की स्लैब पे लैप आता है। कभी भी जो स्लैब होती है वहां पे लैप नहीं देना है, वो सबसे क्रिटिकल जोन होता है फेलियर का, वहां सबसे ज्यादा पिलर फेल होते हैं, तो वहां पे लैप नहीं देना। आपको हमेशा पिलर के सेंटर में लैप आना चाहिए, वो भी आगे पीछे होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, एक जगह पे लैप नहीं आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसको बोल दो कि हमारा लैप सेंटर में रहना चाहिए। जैसे 10 फीट हाइट है घर की, ठीक है, तो सेंटर कहां हो गया 5 फीट, तो 5 फीट के आगे पीछे ही आपका लैप होना चाहिए, ना तो 1 फीट पे, ना तो 2 फीट पे, ऐसे, ठीक है। स्लैब की थिकनेस भी दिक्कत देती है। ठेकेदार क्या करते हैं, यहां कंक्रीट बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि अगर आधा इंच भी स्लैब मोटी हो गई तो उनका कंक्रीट सीमेंट लेबर बहुत जा रहा है, तो वो कम से कम स्लैब देते हैं, मतलब 4.5 दे दी या 5 दे दी। तो आपको 5 इंच से कम स्लैब मोटाई नहीं रखनी है, 5 इंच रखनी ही रखनी है। 5 से 6 इंच स्लैब रखो, ज्यादा भी रखने की जरूरत नहीं है, कम भी नहीं। और 4 से 5 के हिसाब से करनी है कि स्लोप आपकी पूरी मेंटेन हो। वो क्या करते हैं, एक जगह 4 इंच कर देंगे, दूसरी जगह 5 इंच कर देंगे कि स्लोप, हमें स्लोप देनी थी, नहीं तो पानी रुकना था आपकी छत पे। तो आप करो क्या, एक जगह 6 इंच दे दो, 6.5 इंच दो भले, तो दूसरी जगह 5 इंच दो। 5 इंच से कम नहीं देने देना, नहीं तो दिक्कत आपको बाद में आने वाली है। आपका छत शिवर करेगा, क्रैक आएंगे, क्योंकि सरिया जो बीच में है, सरिये को मतलब कम से कम 1 इंच ऊपर नीचे जगह चाहिए, नहीं तो वो क्रैक कर देता है, सरिया अंदर सड़ने लग पड़ता है। तो ये चीज भी होती है। जब भी प्लास्टर होता है, देखो ठेकेदार को काम दिया तो वो बोलेगा आपने फॉल सीलिंग करवानी है, तो मेरे ख्याल में प्लास्टर की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा लेबर है, तो आपको प्लास्टर करवाना ही करवाना है। भले फॉल सीलिंग करवा रहे हो, उससे होगा क्या, जो नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, आपकी पीओपी को खराब कर देता है। अगर प्लास्टर नहीं करवाया होगा तो सीलन आएगी आपके घर में, तो प्लास्टर करवाना जरूर। फिर बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे आपने ड्राइंग तो बना ली, कई जगह ड्राइंग नहीं बनाई जाती है, जब ठेकेदारी सब कुछ कर रहे हैं, चलो ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लटक बीम नहीं देते हैं। लटक बीम कौन से होंगे, जो बीम नीचे दिखते हैं, वो बीम घर में कम देते हैं, वो करते हैं क्या, स्लैब बीम दे देते हैं पूरे घर में। स्लैब बीम
सारे घर में नहीं होंगे। अगर एरिया कम है, छोटे छोटे कमरे हैं, लगा लो 7 बाई 8 फीट का कमरा है या 10 फीट का कमरा, 10 बाई 10 से ज्यादा जगह है ही नहीं, तो वहां पे स्लैब बीम दे दोगे चल जाएगा। लेकिन जहां बड़ा एरिया होगा, जहां हॉल है, तो वहां पे आपको लटक बीम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट वही करता है। स्लैब बीम उतना लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में जब एक्सटेंशन होगा तो आपकी स्लैब झुकने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो ठेकेदार अपना शटरिंग का, लेबर का पैसा बचाने के लिए लटक बीम नहीं देते, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा टाइम लगता है, तो वो स्लैब बीम दे देते हैं। तो आपको उसको बोलना है कि जैसे हमारी डिटेल है ड्राइंग की वैसे दो, जहां तो लटक बीम दो। अगर 10-12 फीट से ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है किसी एरिया में, वहां लटक बीम ही काम करेगा अच्छे से, नहीं तो दिक्कत आएगी। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, देखो हमारा बिल कैसे बनता है, स्लैब को मेजर किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, स्लैब बढ़ाते हैं। 2-2.5 फीट छज्जा बहुत इनफ होता है, इतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है कि पानी नहीं लगता है अंदर, 2-2.5 फीट बहुत है। तो वो क्या करते हैं, 3-3.5 या 4 फीट दे देते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी स्लैब होगी, छज्जे को भी मेजर किया जाएगा, तो उतना ज्यादा उनका बिल बनेगा। जैसे रेट हुआ 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो पूरी स्लैब अगर ऐसे आपकी 1000 स्क्वायर फीट है, छज्जा निकाल दिया 200 स्क्वायर फीट बढ़ गया, तो 200 इंटू 1800 करोगे, देखो ना एक्स्ट्रा बिल बनेगा। वो बिल फ्री का है, क्योंकि उसके नीचे तो छज्जे के नीचे कुछ नहीं आया, तो वो छज्जा भी लिमिटेड निकालना जितना आपको उसकी जरूरत होगी। अगली चीज क्या करते हैं ठेकेदार, लिंटल और कंक्रीट बैंड नहीं देते। लिंटल क्या हो गया, हमारा 7 फुट पे जो आता है खिड़कियां दरवाजों के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्रैक बढ़ते नहीं है और आपके घर को पकड़ के भी रखता है वो लिंटल। और कंक्रीट बैंड होता है जहां खिड़कियों के नीचे होता है, पूरे घर में कंक्रीट बैंड दोगे आपके घर में क्रैक भी नहीं आएंगे, घर को पकड़ के रखेगा। ठेकेदार नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, सीधी दीवारें चढ़ाएंगे, स्लैब डाल देंगे, क्योंकि उनका लेबर बच रहा है, मटेरियल बच रहा है, टाइम बच रहा है, सरिया बच रहा है। तो आपको अपने घर में लिंटल और छज्जा जरूर देना, नहीं तो फुलिश सुजेशन तो वो तो देते रहेंगे, बस आपको उससे नहीं जाना है उनके साथ। अगली चीज है वॉल थिकनेस। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, आप पिलर और बीम दे रहे हो तो फिर तो जो वॉल का कोई काम ही नहीं है, वो सही भी बोल रहे हैं, वॉल का कोई काम नहीं होता है, लेकिन मैं ये सुजेस्ट करूंगा बाहर की जो दीवारें 9 इंच की रहेंगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेफ्टी के पर्पज से भी अच्छा है, सीलन की पर्पस से भी अच्छा है, और प्रॉपर से अगर डिजाइन नहीं हुआ है, कॉलम बीम सही से डिजाइन नहीं हुआ है, तो हमारी जो बाहर की 9 इंच की दीवार होगी वो आपके घर का लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो मैं कहूंगा बाहर की तो 9 इंच की दे दो, भले अंदर की 4 इंच की दो, ये चीज भी कर सकते हो। अगली चीज होती है जब स्लैब की शटरिंग होती है, तो ठेकेदार का सबसे ज्यादा टाइम पैसा वहीं जा रहा होता है, क्योंकि शटरिंग में बहुत मटेरियल लगा होता है। तो वो क्या करते हैं, 10 से 12 दिन में शटरिंग खोलने के शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बल्ली निकाल देंगे, थोड़ा थोड़ा प्लेटें निकाल देंगे, फिर बाद में प्लेटें निकाल के वहां बल्ली खड़ी कर देंगे कि हो जाएगा। नहीं, अगर आपने 14 से 15 दिन से पहले शटरिंग खोली तो आपके घर में, मैं बोलता हूं, हेयर लाइन क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो 14 दिन में कम से कम 90% हमारा कंक्रीट स्ट्रेंथ पकड़ चुका होता है। 14 दिन के बाद शुरू कर सकते हो, लेकिन विंटर में नहीं करना है। जहां पीपीसी सीमेंट अगर स्लैब में यूज कर रहे हो तो कम से कम 18 से 19 दिन रुक जाओ, फिर थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ आ गई होती है, उसके बाद खोल लो, फिर जो वर्टिकल प्रॉप्स लगा सकते हो। अगली चीज होती है, जब भी हम क्या करते हैं, मैंने देखा है सीढ़ी बनाते हैं, कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, नीचे कंक्रीट की बेस स्लैब होती है, ये कंक्रीट की स्लैब डाली, उसके ऊपर ईंट का टप्पे बना देते हैं। वो डेड लोड बनाता है किस पे, बेस स्लैब पे। बेस स्लैब थोड़े टाइम बाद झुकने के चांसेस हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पूरी जो सीढ़ी है कंक्रीट की, उसको बोलो प्रॉपर से सरिया दे नीचे ऊपर, नहीं तो बाद में आपकी सीढ़ी झुक सकती है, प्लास्टर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। जब भी इस घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, सरिये के काम में दिक्कत देते हैं ठेकेदार, उनका हुक जो रहता है, स्टीरअप रिंग होते हैं ना, उनका हुक सीधा रखते हैं, क्योंकि उनका टाइम ज्यादा लगता है। अगर हुक प्रॉपर से यू रखेंगे, ऐसे हुक रखना होता है, पूरा अंदर हुक रहे, अंदर हुक रहेगा, आपके सरिये को पकड़ के रखेगा, लेकिन वो सीधा रखते हैं कि जल्दी जल्दी हुक बन जाए, जल्दी जल्दी सरिये में डल जाए, और स्पेसिंग भी अपने हिसाब से देते हैं, जो ड्राइंग पे मेंशन होगा वही बोलना। जब भी टाइल लगाई जाती है घर में, वो क्या करते हैं, सीमेंट से वॉल टाइल चिपका देते हैं, भले वो 7-8 फीट 9 फीट पे टाइल लगा रहे हैं। देखो, जब जैसे जैसे टाइल की हाइट बढ़ती जाती है, उसके गिरने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, और बड़ा प्लैंक लगोगे और गिरेगा। तो उसके लिए टाइल एडिसिव, टाइल केमिकल जो आए हैं, अलग हाइट के लिए अलग टाइप का केमिकल होता है, तो उसी हिसाब से का केमिकल यूज करके लगाना, सीमेंट से कभी नहीं लगाना। अगली चीज क्या करनी है, जो डोर वगैरह हम लोग घर में लगवाते हैं, जब आप ठेकेदार फुल मटेरियल दे देते हो काम, तो वो क्या करता है, फ्लश डोर लिख देता है कि फ्लश डोर लगा के दूंगा, लेकिन फ्लश डोर सॉलिड भी होते हैं और अंदर से खाली भी होते हैं। तो वो देख लेना अच्छी क्वालिटी का फ्लश डोर लगा रहा है नहीं लगा रहा है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो 6-7 हजार के से ही स्टार्ट होता है, बाकी 3-4 हजार रुपये का मिलेगा, वो अंदर से खाली रह सकता है। देखो, अगली चीज क्या होती है,
जब भी हम एटीटी करवाते हैं, हमारे ठेकेदार ने बोला था कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे, एंटी ट्रीटमेंट, लेकिन वो करता क्या है, थोड़ा थोड़ा कर देगा, मतलब सामने सामने आपको दिखा देगा कि एटीटी हो रहा है। नहीं, उसको बोलना है फुटिंग में अलग से एटीटी होगा, क्योंकि स्प्रे भी किया जाता है एटीटी, और होल करके जो प्लिंथ होता है हमारा, उसके चारों तरफ होल किए जाते हैं, उसमें केमिकल फिल किया जाता है, भरा जाता है, और 1:19 का माल बनाना है। मतलब 1 लीटर अगर केमिकल है, 19 लीटर उसमें पानी डलेगा। और जब चिकन मैश लगानी है, ठेकेदार क्या करते हैं, सिर्फ जहां हमारा कॉलम और ब्रिक का जॉइंट होता है वहीं लगाते हैं। नहीं, आपको बीम और ब्रिक के जॉइंट पे, 2 ब्रिक का जॉइंट है वहां पे हर जगह फाइबर मैश और चिकन मैश लगानी है, फिर आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो कवर ब्लॉक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कवर ब्लॉक। आपके घर में ठेकेदार यूज नहीं करेगा, कईयों को पता भी नहीं होता है, तो कवर ब्लॉक अगर नहीं होगा, सरिया बाहर दिखेगा, बाद में सरिया सड़ जाता है और हमारा घर कमजोर हो जाता है। जितना भी सरिया आपने प्रोवाइड किया होगा, अंदर अंदर से वो सड़ने लग पड़ता है अगर थोड़ा भी बाहर वो सरिया रह जाए। कंक्रीट का ग्रेड देखो, आपके ड्राइंग में मेंशन होता है कि कंक्रीट का ग्रेड M25 आपके पिलर में डलेगा, M20 आपके बीम में डलेगा, जो भी लिखा हुआ है हमारे आर्किटेक्ट ने हमें वो समझा दिया है कि आपको इतना ग्रेड डालोगे तो जो पिलर बनेगा, जो बीम बनेगा, वो सही से लोड डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, भले अर्थक्वेक आएगा, आपका घर गिरेगा नहीं। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्टर वो कंक्रीट बनाता है, एक तो पहले वो हाथ से मिक्स करते हैं, वो M25 की जगह M20 बनना है, क्योंकि अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो रही है। और जब मटेरियल बनाना, देखो M25 जो होता है, ये ग्रेड होते हैं, इससे स्ट्रेंथ पता चलती है हमारे कंक्रीट की। जैसे M25 है 1:1:2 का कंक्रीट का माल बनना है, लेकिन अगर आप सही से मेजर करोगे, जैसे 1 बोरी सीमेंट रहेगा, 1 बोरी आपकी सैंड रहेगी और 2 बोरी एग्रीगेट रहेगा। जहां ठेकेदार जोलजाल कर सकता है, जहां ज्यादा सैंड या एग्रीगेट डाल के सीमेंट कम डालेगा, पैसे बच सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि प्रॉपर मिक्सिंग के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट रखे, भले तगारी रखे, भले कुछ भी रखे, जिससे आइडिया लग जाए कि 1 सीमेंट बैग में 1 सैंड डल रहा है, 2 एग्रीगेट डल रहे हैं। अगर M20 का है तो 1.5-3 का माल बनाना है। तो मतलब कहने का मतलब यही है, कंक्रीट बनाते समय आपको बीच बीच में चेक करते रहना है कंक्रीट सही से बन रहा है नहीं बन रहा है। और फुलिश और कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं कि जो तराई है, क्यूरिंग है, ऐसे भी सर्दी है, अभी सुबह में अगर इसको पानी देंगे तो दिक्कत आएगी, तो आपको तराई 10 से 12 दिन करनी है, तभी वो कंक्रीट M25 का M25 रहेगा। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्टर के बहकावे में नहीं आना है, आपको 12 दिन तराई करनी है। वो जल्दी तराई इस कम भी करते हैं कि कंक्रीट जल्दी स्ट्रेंथ पकड़ ले, भले क्रैक आए लेकिन उनकी शटरिंग खुल जाए। शटरिंग जल्दी खोलने के चक्कर में पानी तराई कम करते हैं, तो ये चीज उसको नहीं करने देनी है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको ठेकेदार क्या बोलेंगे, जैसे कोई स्टील डिटेल बना, आपने ड्राइंग बनाई किसी आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपने स्टील की डिटेल बना ली, आपको कुछ ठेकेदार बोलेंगे कि ये एक्स्ट्रा स्टील इसमें दिया है, कईयों में बोलेंगे कि ये स्टील गलत दिया है, कईयों में बोलेंगे ये पिलर का साइज बहुत ज्यादा है। जब भी आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, वो घर 1 स्टोरी आप बनाने वाले हो, 2 स्टोरी के हिसाब से आपको सरिया देगा, 3 स्टोरी के हिसाब से, अगर 2 स्टोरी बनाने वाले हो 3 के हिसाब से देगा, क्योंकि वो फ्यूचर प्लानिंग लेके चलते हैं। आपने एक्सटेंशन करना ही होता है। आप अभी सोचोगे 1 साल पहले कि नहीं हम इतना ही बनाना है, ऊपर जाना ही नहीं है, लेकिन आप 10 साल या 15 साल बाद वो आपका बेटा कर देगा, तो तब आप सरिया तो दे नहीं पाओगे। तो वो पहले लेके चलता है, लेकिन ये ठेकेदार को नहीं समझ आती है, क्योंकि उसने विद मटेरियल अगर आपने उसको काम दिया है तो चाहेगा कम से कम सरिया लगे। तो आपको जो भी ड्राइंग होगी आर्किटेक्ट से बनवानी है, और जितना जैसा सरिया उसने कहा है वैसे देना, और आर्किटेक्ट एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ये पहली शर्त रहती है। किसी सिविल इंजीनियर या किसी फ्रेशर से बना लोगे तो दिक्कत रहेगी, वो दिक्कत रहती है क्योंकि एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस से बनाओ, जितनी डिटेल हो वही देनी है। फ्यूचर के हिसाब से सरिया दिया रहता है, काफी चीजें इंजीनियर देख के सरिया देते हैं। ठेकेदार का ये होता है कि पुराना में हमने 1 स्टोरी का या 2 स्टोरी का घर बनाया था, उसमें तो रॉड अलग थे, वहां मिट्टी अलग थी, वहां हवा अलग थी, सब चीजें देख के ही स्टील डिटेल बनाई जाती है। तो एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट से ही स्टील डिटेल जहां ड्राइंग बनाना। और साथ ही साथ मैं कहूंगा, जब भी डिटेल बनाओ, सब डिटेल बनाओ, प्लम्बिंग की डिटेल भी बनाओ, क्योंकि क्या होता है, लोग सब डिटेल बना देते हैं, स्टील वगैरह दे देते हैं, जब प्लम्बिंग पाइप डालने की बात आती है तो कहीं से बीम कट रहा है, कहीं से कॉलम कट रहा है, तो वो स्ट्रेंथ वैसे डिक्रीज होगी। तो बीम कॉलम आपके कभी भी प्लम्बिंग के काम के लिए नहीं कटने चाहिए। तो अगर ऐसी प्लम्बिंग डिटेल आपकी होती है तो बहुत बढ़िया है। अगली चीज होती है हाकिंग की जाती है। आपको पता है हाकिंग क्या होती है? एज ए साइट इंजीनियर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको पता होना चाहिए हाकिंग क्या होती है। हाकिंग होती है कोई भी कंक्रीट का सरफेस है, भले वो कॉलम है, बीम है, तो उसमें हम प्लास्टर करते हैं,
तो कंक्रीट का सरफेस क्या हो जाता है, शटरिंग खुलने के बाद स्मूथ होता है वो, तो उस पर प्लास्टर चिपकाएंगे तो वो क्या होगा, पपड़ी बन के निकल जाएगा। तो उस पर क्या किया जाता है, हाकिंग किया जाता है। और आपको चेक करना होता है जब हाकिंग की जा रही है वो सही तरीके से की जा रही है कि नहीं की जा रही है। सबसे पहली चीज करनी होती है, IS कोड हमें कहता है कि जो हाकिंग की जाएगी पिलर के या कॉलम के सरफेस पे, वो 1 स्क्वायर मीटर में 300 से 350 बार खड्डे होने चाहिए उसमें। और उन खड्डों की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, वो डेप्थ होनी चाहिए 2 से 3 mm। और चौड़ाई विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 25 से 50 mm। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर स्क्वायर फीट में देखना हो 70 से 80 खड्डे वहां होने चाहिए जब ये हाकिंग की जाती है। ये जो डेप्थ बनाई जाती है इस पे जब हम प्लास्टर करते हैं वो सही से होते हैं। और एज ए साइट इंजीनियर आपको चेक क्या करना है, जब कॉलम की डी शटरिंग होती है, हम कॉलम की शटरिंग कब खोलते हैं, 17 से 24 घंटे बाद। ठीक है, जो भी वर्टिकल सरफेस रहता है उसकी 17 से 24 घंटे बाद शटरिंग खोल दी जाती है। जैसे ही शटरिंग खुली उसकी क्यूरिंग करवानी है आपको 2 से 3 दिन, मतलब 3 दिन 72 घंटे से पहले, जब शटरिंग खुल जाए 72 घंटे से पहले आपको उस पर हाकिंग नहीं करनी है। जब 72 घंटे से पहले हाकिंग करोगे उसमें होगा क्या, उसमें हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। और वो क्रैक्स क्या होते हैं, बाद में बड़े होते हैं और कॉलम आपका कमजोर हो जाता है फ्यूचर में। प्लास्टर करना है उससे पहले आपको चिकन मैश यूज करनी है या फाइबर मैश यूज करनी है। जहां भी आपका जॉइंट है कॉलम या ब्रिक का, तो वहां पे क्या कर देना है आपको, चिकन मैश, कुछ मुर्गा जाली ऐसी कुछ रहती है, ये लगाओगे तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो ये जॉइंट पे लगानी है। जैसे ये पिलर है, पिलर के साथ ब्रिक है, उन दोनों के जॉइंट पे क्या करना है, ये मुर्गा जाली लगा देनी है। अगली चीज क्या करनी है, हाकिंग। हाकिंग क्या होती है, जैसे हमने कोई भी हमारा पिलर है, हमारा बीम है, वो स्मूथ निकला था, हमने शटरिंग ऑयल लगाया था तो स्मूथ निकला। उस पर जब प्लास्टर चिपकाने जाओगे तो इतने अच्छे से प्लास्टर नहीं चिपकता है। तो अगर प्लास्टर नहीं चिपकेगा तो बाद में पपड़ी बन के निकल सकता है। तो आपको क्या करनी है, हाकिंग। हाकिंग क्या होती है, ऐसे कुछ गड्ढे गड्ढे आपने निशान डाल देने उसमें, तो उससे क्या होगा, आपका प्लास्टर अच्छे से चिपकेगा। बस हाकिंग करना क्या है, जैसे ही पिलर आपका खुले 1-2 दिन बाद उसमें कर दो बीम खोले। ठीक है, अगली चीज क्या करनी है, आपकी जो ईंटें हैं, ईंटों को लगाने से पहले आपको 1 दिन तो मेरे ख्याल में उनको पानी में रखना ही है। पानी में नहीं रख सकते हो, काफी ज्यादा ईंटें हैं, तो 1-2 दिन उनको अच्छे से पानी पिलाते रहो, पानी उन पे छांटते रहो हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, कि वो उनको जितने पानी की रिक्वायरमेंट है वो पानी पहले ही पी लें ईंटें। नहीं तो होता क्या है, हम उन ईंटों को जब लगाते हैं, जो मसाला होता है, मसाले में से वो पानी, ईंटें पानी सोख लेती हैं और मसाला हमारा सूखा रह जाता है और उतनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाता है और क्रैक आने लग पड़ते हैं। तो ईंटों को अच्छे से गीला कर दो। अगली चीज क्या करनी है, जब प्लास्टर आपको करना है, प्लास्टर करना है, दीवारों पे आपको 12 से 15 mm करना, उससे ज्यादा प्लास्टर मत चढ़ाओ, वो बाद में फट जाएगा, पपड़ी बन के निकल जाएगा। 12 mm से कम भी नहीं चढ़ाना है आपको, मतलब आधा इंच तो प्लास्टर अपनी दीवारों पे चढ़ाना है। और ऊपर सीलिंग में 6 mm, उससे ज्यादा मत चढ़ाओ। 6 mm बहुत इनफ है। 6 mm से ज्यादा प्लास्टर चढ़ाओगे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्लास्टर गिरने के। ये चीज आपको करनी है। आपको क्या करना है, जो लैपिंग होती है हमारे पिलर में, कॉलम में, लैपिंग आपको कहां रखनी है, मिडल में। आपको मिडल में क्या मतलब, आपका जो पिलर शुरू हो गया लगा लो फुटिंग से, ठीक है, वो जहां आप हमारे सेंटर आता है मकान का, ग्राउंड फ्लोर का लगा लो सेंटर आ गया कुछ 4-5 फीट पे, क्योंकि 10 फीट हमारी हाइट होने वाली है 5 फीट पे, तो हमारे पिलर की लैप, जो सरिया हमें, क्योंकि एकदम खड़ा सरिया तो नहीं खड़ा कर सकते, छोटा छोटा पीस खड़ा करते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लैप करते हैं। तो लैप आपको सेंटर में करना है और आपका लैप जो सरिया होगा वो ऊपर नीचे होना चाहिए, एक लेवल पे कभी नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे कितना होना चाहिए, कम से कम 3-4 फीट एक दूसरे से वो सरिया दूर होना चाहिए। वो चीज आपको करनी ही करनी है। और 50D आपको लैप करना है। 50D कितना हो गया, 50 मल्टीप्लाई डी आपका जो भी डाया होगा, लगा लो 12 mm का, तो 800 mm आपको लैप करने ही करने। आपको क्या करना है, जैसे कंक्रीट बैंड और लिंटल बैंड आपको अपने घर में देना ही देना है। आपको 3 फीट पे क्या करना है, कंक्रीट बैंड देना है। ठीक है, कंक्रीट बैंड कितने, 3 फीट पे, जिससे क्या होगा, आपके क्रैक्स जो आएंगे घर में वो 3 फीट से ऊपर नहीं जाएंगे और आपके घर को स्टेबिलिटी देगा, पकड़ के रखेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कंक्रीट बैंड और सिल बैंड आपने दिया हो
ठीक है, तो उससे स्ट्रॉन्ग घर रहता है। और वैसे ही लिंटल पूरे घर में आपको देना है, ये नहीं है खिड़कियों विंडो के ऊपर लिंटल देना है, आपको पूरे घर में लिंटल कंक्रीट बैंड देना है। कुछ ऐसा रहता है, ये सामने आप देख रहे हो दोनों लेवल पे दिया, 3 फीट पे भी और 7 फीट पे भी। अगला क्या करना है, जो बाइंडिंग वायर आपको यूज करनी है, जैसे हमारा सरिया बांधा जाता है, ठीक है, हमारा सरिया बांध रहे हैं, वायर एक यूज की जाती है, फुटिंग का है, कॉलम का, स्लैब का, तो वो आपको कौन सी बाइंडिंग वायर यूज करनी है, जीआई की करनी है। जीआई की बहुत अच्छी बाइंडिंग वायर रहती है, वो खराब नहीं होती है और मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल होती है बांधने में और थोड़ी कॉस्टली भी रहती है। तो आपको क्या करना है, 16 गॉज की वो करनी है, ठीक है, जीआई की। एसएस की भी आती है स्टील की, लेकिन वो लगाने में मुश्किल होती है। जीआई की 16 गॉज की आपको यूज करनी है। अगला क्या करना है आपको, जो भी सीमेंट आप यूज करोगे, मैं बोलूंगा आप रेजिडेंशियल घर बना रहे हो 1-2 स्टोरी का, तो पूरे घर में आप पीपीसी यूज कर सकते हो। पीपीसी कौन सा हो गया, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, एसीसी कंपनी का भी आता है, अल्ट्राटेक का भी, अंबुजा का भी। तो पीपीसी आप यूज करोगे अगर, तो स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, 53 ग्रेड तक स्ट्रेंथ मिल जाती है आपको। कितने, 53 ग्रेड, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो जाती है। पीपीसी में ये होता है कि क्रैक्स इतनी जल्दी नहीं आते और थोड़ा सस्ता भी होता है, 10-20 रुपए। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी सीमेंट लोगे 3 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट आपका नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हमेशा ध्यान रखना, साइड पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप जब घर बनाते हो, जो रेशो होती है, मतलब सैंड कितना डलेगा, सीमेंट कितना डलेगा, एग्रीगेट, उसको नापने के लिए कोई बर्तन नहीं होता है साइड पे, तगारी तक नहीं, मतलब जो तगारी होती है उससे इतना ज्यादा नहीं होता है। ऐसा करो, ऐसा जो बॉक्स रहता है, मेजरिंग बॉक्स, ये बनवा लो यार साइड पे, ये सस्ते में बन जाता है, मार्केट से मिल जाता है। इसमें क्या होगा, आपको पता होगा, इस पे वीडियो भी है कि कितना कैसे बनाना है। इसमें मेजर करने का होगा कि आप अगर M25 का माल बनाओगे, 1:2 का माल बनाओगे, तो एक ये बर्तन डाला, ठीक है, ये बॉक्स जो आपने बनाया, एक रेते का डाला, एक बजरी का, और फिर वैसे ही सीमेंट डाल दिया, तो आपकी रेशियो अच्छे से बन जाएगी, तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो दिक्कत रहती है, सीमेंट ज़्यादा डाल देते हैं, एग्रीड कम, और आपका कंक्रीट फट जाता है। जब आपको स्टीरअप बनानी है, रिंग आपके पिलर में ये लगती है, बीम में, तो ये रिंग जो बनाते हैं, मैं मोस्टली देखता हूँ, ये क्या करते हैं, सिंपल बेंड कर देते हैं। आपको हुक बनानी है, 135 डिग्री की हुक बनानी है, कुछ ऐसी वो हुक होनी चाहिए, मतलब पूरा उसमें कर्व होना चाहिए, हुक अच्छे से बनेगी तो आपका रिंग क्या होगा, आपके सरिये को पकड़ के रखेगा। तो 135 डिग्री की हुक आपको देनी ही देनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो कंक्रीट यूज करना है, आप अगर रेजिडेंशियल घर बना रहे हो, मेरे ख्याल में M25 से कम ग्रेड आपको यूज नहीं करना है। 1 स्टोरी का 2 स्टोरी का घर है, M25 कितना हो गया, 1:1:2 का माल। तो 1:1:2 का माल कैसे बनेगा, ये पूरी रेशियो आपको पता होनी चाहिए, मिस्त्री के हिसाब से मत चलना। तो ये कंक्रीट मिक्स फुटिंग में भी डालो, कॉलम में भी, स्लैब में। M25 से कम मत करो, M25 घर पे बनाओगे अगर, ठीक है, तो वो M20 की स्ट्रेंथ दे पाएगा, क्योंकि सही से मिक्सिंग नहीं की जाती। अगला चीज है कंस्ट्रक्शन में, मैं बोलूंगा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है तो आपको FE 550D या SD TMT बार यूज करने, भले वो टाटा कंपनी का है, भले वो जिंदल पैंथर का, कामधेनु, किसी भी कंपनी का। 550D या SD, 550D हो गए डक्टाइल, SD हो गए सुपर डक्टाइल, मतलब अच्छा, जितना डक्टाइल होगा उतना अच्छा स्टील होता है। आपके एरिया में अगर TMX मिल जाता है, ये TMT बार की बात कर रहा था, सरिये पे लिखा होता है ये TMT है, ये TMX है, आपको TMX मिल जाता है, वो बढ़िया चीज है। TMX TMT से अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, तो वो 550D या SD आपको ले लेने। फुटिंग की डेप्थ में बोलूंगा, लोग गलती करते हैं, कम से कम इस समय जैसी भी मिट्टी है आपकी, बाकी डिपेंड होता है कि मिट्टी कैसी है, 6 फीट तो कम से कम आपको देनी है। देखो फ्यूचर में G+1, 2, 3 भी जाते हो आप, और फुटिंग आपकी डेप्थ होती है 4 फुट, 5 फुट, और बाद में क्या होता है, जब अर्थक्वेक वगैरह आता है, भूकंप आता है, तो गिरने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो फुटिंग आपको 6 से 7 फीट देनी है, भले पत्थर वाली मिट्टी है, भले आपकी प्लेन मिट्टी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताएगा। लेंथ और ब्रेड्थ आपको फुटिंग की कम से कम, मैं कम से कम बात कर रहा हूं, बाकी डिपेंड होता है घर किस हिसाब से। अगर एक स्टोरी भी बनाओगे, कम से कम आपको 5x5 की फुटिंग देनी है, कम से कम 5x5 की, मतलब लेंथ उसकी, चौड़ाई और लंबाई 5 से 5 रखनी है, डेप्थ उसकी 6 फुट रखनी है। जो भी पीसीसी हम करते हैं, हम पीसीसी फुटिंग के नीचे, प्लिंथ के नीचे, हर जगह पीसीसी होती है। पीसीसी की क्यों जाती है, हमारा सरफेस लेवल हो जाए, हमारा सरिया अच्छे से बांध पाए, ठीक है। तो पीसीसी आपको M15 माल की करनी है, M10, M7.5 की नहीं करनी है, M15 ग्रेड का करना ही करना है। फिर हमारी जो फुटिंग होती है, ठीक है, फुटिंग एक कवर ब्लॉक जो हम यूज करना है, वो करना है 75 mm का,
कितना 75 3 इंच का कवर ब्लॉक यूज करना है, उससे कम नहीं करना है, क्योंकि फुटिंग में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मॉइस्चर के, मिट्टी में से पानी होता है, और जितना कंक्रीट के अंदर सरिया हमारा रहेगा उतना अच्छा वो रहेगा, उतना पानी से दूर रहेगा, सड़ेगा नहीं तो मोस्टली क्या करते हैं फुटिंग में कवर देते ही नहीं है, देंगे तो 30-40 mm का दे देंगे और वो सरिया हमारा सड़ जाता है। जब हमारा फुटिंग का सरिया सड़ गया तो बचा ही कुछ नहीं। तो जितना अंदर रहेगा उतना अच्छा, 75 mm का आपको कवर देना ही देना है। वो और चीज क्या करनी है, जो भी हमारे सरिये हैं, मतलब हमारी स्पेसिंग जो रहती है रेजिडेंशियल घर की, फुटिंग की, स्लैब की, पिलर की, तो 6 इंच से ज्यादा मत रखना। 5 इंच 6 इंच चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक दूसरे से सरिये की स्पेसिंग, एक दूसरे से सरिया कितना दूर होना चाहिए, 5 से 6 इंच, उससे ज्यादा होगा तो वो दिक्कत वाली बात है। बाकी तो डिजाइन अगर आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से करवाते हो तो वो बता देगा आपको 5 इंच रखनी है, 6 इंच, लेकिन 6 इंच से ज्यादा आपको नहीं रखनी है। अगली चीज है, आपको जो भी शटरिंग करनी है अपनी, इस तरीके से शटरिंग करनी है, भले वो प्लाई से कराओ, भले एमएस प्लेट से। शटरिंग ऐसी होनी चाहिए, उसमें से बीच में से स्लरी नहीं निकलनी चाहिए। स्लरी क्या होगी, हमारा पानी और सीमेंट से, जब हम कंक्रीट बनाते हैं, माल बनाते हैं, तो पानी और सीमेंट यूज करते हैं, तो वो अगर पानी और सीमेंट गैप होगा तो वो बीच में से निकल जाएगा। अगर वो निकल गया तो वो हमारा स्ट्रेंथ नहीं बचेगी कंक्रीट में। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, आपकी शटरिंग अच्छे से पैक होनी चाहिए। देखो, जब हमारा कंक्रीट हो रहा है, अगर ज्यादा मोटा कंक्रीट हो, लगा लो ज्यादा डेप्थ हो, 5-6 फुट से ज्यादा हो, तो उसको लेयर में डालो, मतलब 1-2 फुट की लेयर डाल लो, ठीक है। फिर उसमें वाइब्रेटर मार लो, जैसा भी आपका, मतलब थोड़ा थोड़ा कंक्रीट डालना है, वाइब्रेटर प्रॉपर से मारें। वाइब्रेटर के बिना घर बनता है यहाँ भी, तो वहां स्ट्रेंथ नहीं आती है, गारंटी है। तो वाइब्रेटर से हवा निकल जाती है कंक्रीट में जो भी फंसी होती है, तो आपका कंक्रीट एकदम अच्छे से होता है। और ज्यादा वाइब्रेटर में भी मारना होता है, एक जगह 1-2 सेकंड डाला, निकाला, दूसरी जगह डाला, तो वाइब्रेटर से हमारा घर स्ट्रांग बनता है। जब आप फुटिंग खोदते हो, ठीक है, वहां मिट्टी फिल करते हो, तो वो है जो मिट्टी निकाली होती है वही मिट्टी मत डालना। आपको करना क्या है, मोरम मिलती है, ठीक है, वो डाल दो। अच्छी मिट्टी डालनी है आपको, जिसमें पत्थर नहीं हो। अगर आपको वही मिट्टी डालनी है आपके घर में जो फुटिंग में से निकाली है, तो आपको करना क्या है, उसमें से पत्थर निकाल देने हैं, बड़े बड़े, छोटे छोटे पत्थर भले रहने दो, तो वो अच्छे से डालोगे तो, और लेयर में डालना, 3 फीट 1 फुट डाली मिट्टी, फिर उसमें पानी मार लो या कंपैक्शन करवा लो, ठीक है, फिर अगली लेयर डालो, अच्छे से कंपैक्ट करोगे तो अच्छे से बनेगा। नहीं तो होता क्या, बाद में आपकी मिट्टी बैठती है और घर में क्रैक्स आने लग पड़ते हैं। फिर आपको क्या करना है, एटीटी करवानी है अपने घर में, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। ये आपको फुटिंग में भी करवानी है, प्लिंथ में भी। इससे होगा क्या, आजकल दिक्कत रहती है, दीमक, चूहे आपके नीचे मिट्टी जो होगी, अगर पॉइजनस नहीं होगी तो वो खा जाते हैं मिट्टी, ठीक है, होते हैं, वो होल करते हैं वहां पे, और आपके फुटिंग के बैठने के चांसेस होते हैं। घर तो नहीं गिरते, मोस्ट चांसेस होते हैं, घर भी गिरते हैं कईयों के, लेकिन आपकी फुटिंग थोड़ी भी बैठेगी, आपके घर में क्रैक्स आएंगे। अगर आपने एटीटी किया होगा, ये केमिकल करवाया होगा फुटिंग और उसमें, तो वो चांसेस भी खत्म हो जाते हैं कि नीचे दीमक या चूहे आपकी मिट्टी खाएंगे। तो ये आपको करवाना है अच्छे से, और अच्छा केमिकल टर्मिनेटर कंपनी का, प्रीमाइस का या टर्मिक्विट का कर लो। 1:19 का माल बनता है, मतलब 1 लीटर केमिकल डाला, 19 लीटर पानी डाला है, ये आप कर लो। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये तो मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, इस पे 3000 प्लस वीडियोस हमारे चैनल पे, वो आपको वीडियोस हेल्प कर लेंगी। हर एक टॉपिक पे एक्सप्लेन वीडियो है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। अगर वो भी समझ नहीं आता है, मैं कंसल्टेशन देता हूं, कॉल पे हम बात कर लेंगे, 500 चार्जेस रहते हैं उसके। आपके कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो वो क्लियर कर दी जाती है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी डिटेल रहती है। अगला चीज है, आपको जो भी फुटिंग बनानी है, मेरे ख्याल में रेजिडेंशियल घर के लिए ट्रेपेजोइडल फुटिंग दो। ट्रेपेजोइडल फुटिंग कुछ ऐसी होती है, देखो स्लोप होती है। नॉर्मल फुटिंग क्या होती है, पंचिंग शेयर फेलियर होता है, जिसमें हमारा अगर कॉलम पे लोड आएगा, प्लेन फुटिंग होगी तो वो कॉलम होल्ड कर सकता है आपकी फुटिंग में। तो ट्रेपेजोइडल क्या करती है, आपका लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती है चारों तरफ। छोटी फुटिंग है, बड़ी फुटिंग है, तो ट्रेपेजोइडल दो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगली चीज आपको क्या करनी है, देखो अगर बजट का कोई इशू नहीं है ना, घर स्ट्रॉन्ग अर्थ के प्रूफ बनाना चाहते हो, तो नीचे टाई बीम दो। देखो तो कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे आपकी फुटिंग हो, फुटिंग के बाद एक बीम होता है, उसी लेवल पे 6 फीट नीचे मिट्टी खोदी है, उसी लेवल पे एक बीम दे दो, आपकी फुटिंग पकड़ी रहेंगी। फिर जैसे आप 7 फुट ऊपर आते हो, मतलब मिट्टी भर दी, आपका प्लिंथ बीम आता है, आप प्लिंथ बीम दो, फिर आप कंक्रीट बैंड दो, फिर लिंटल दो, फिर स्लैब दो।
ये 4 बीम अगर आपने किसी घर में दे दिए वो अर्थक्वेक प्रूफ हो जाता है, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अर्थक्वेक प्रूफ यही घर होता है कि नीचे टाई बीम, ऊपर प्लिंथ बीम, कंक्रीट बैंड, लिंटल और स्लैब बीम, ये 4-5 किस्म के बीम आपको देने हैं। मेरे को पता है खर्चा होता है, लोग 2 किस्म के बीम भी नहीं देते हैं, मतलब प्लिंथ भी दिया और सिर्फ स्लैब में बस। लेकिन अच्छे से अगर घर बनाना है तो ये 5 किस्म के बीम दोगे तो घर स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये मैं आपको बता दूं। अगली चीज क्या करनी है, जब आपकी फुटिंग होती है, कॉलम होला, पिलर होता है, सर्दियों में तो 3 से 4 दिन, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से कम है तो 3-4 दिन क्यूरिंग करोगे चलेगा। लेकिन गर्मियों में अगर घर बनाओगे 10 से 15 दिन क्यूरिंग करनी है, तराई करनी है। 10 से 15 दिन अगर तराई करोगे तो आपने जो कंक्रीट डाल रहा है वो अच्छे से स्ट्रेंथ पकड़ पाएगा, अच्छे से स्ट्रांग होगा, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अगर ऐसा कर लो, अगर आपको याद नहीं रहता है, जिस दिन आपने कंक्रीट किया, कोई कॉलम फुटिंग भरी, उस पर डेट लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट लिखी रहेगी, आपको पता चलेगा कि कितने दिन आपने उसकी तराई की, क्यूरिंग की। जब आप पिलर भर रहे हो, ठीक है, पिलर एक साथ तो पूरा 10 फीट या 7 फीट जितना नहीं भर पाओगे, लेवल में भरोगे, 5 फीट भरा, 6 फीट भरा, उसमें शेयर की दो। शेयर की क्या हुई, ऐसी कुछ जगह बना दो, खड्डा सा बना दो, इसका भी स्पेसिफिकेशन रहता है। लेकिन आप चलो एक खड्डा सा भी बना दोगे तो उससे होगा क्या, जब आप दूसरा कंक्रीट डालोगे तो वो अच्छे से बॉन्ड बनेगी, नहीं तो वहां पे अच्छे से बॉन्ड नहीं बनती है। तो ये शेयर की आपको देनी ही देनी है, उससे स्ट्रॉन्ग आपका घर होगा। फिर हम प्लिंथ बीम की बात करें, जब हम प्लिंथ बीम बनाते हैं, देखो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो ब्रिक वर्क करते हैं या प्लम कंक्रीट, आप कोई भी कर सकते हो। हाइट उसकी आपको कितनी रखनी है, रोड से आपको कम से कम 2.5 फीट, तो कम से कम 2.5 फीट उसको रखो ऊंचा, पानी आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और फ्यूचर में रोड ऊपर ऊंचा होगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2.5 फीट ऊंचा रखोगे तो अगर प्लम कंक्रीट करते हो वो सस्ता पड़ता है। प्लम कंक्रीट क्या हो गया, कंक्रीट और पत्थर को रेशो डाली जाती है, 60% कंक्रीट होता है, 40% हमारा पत्थर होता है। वो पत्थर अच्छी क्वालिटी का डाल के किया जाता है, वो सस्ता पड़ता है। नहीं तो आप ब्रिक वर्क कर लो, आपको मतलब प्लिंथ बीम ऊंचा करना ही करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना ही रखना है। देखो अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपको प्लिंथ बीम का सरिया बांधना है। मैं बोलता हूं G+1 बना रहे हो, जहां ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, 3 16 के सरिये नीचे, 3 16 के सरिया ऊपर, और 12 इंच उसकी हाइट, 9 इंच चौड़ा कम से कम आपको अपने घर के लिए देना है। क्योंकि प्लिंथ बीम जब आप ऊपर स्टोरी बनाओगे, अगर आपने 20 साल 30 साल बाद बनाई तो नीचे प्लिंथ तो चेंज होगा नहीं, तो स्ट्रॉन्ग, मेरे ख्याल में प्लिंथ आपको शुरू से ही स्ट्रॉन्ग लेके चलना ही चलना है, तो अच्छे से होगा। देखो जो आपको कवर ब्लॉक उसमें यूज करना है, बीम आप डालोगे ना, कवर ब्लॉक अच्छे से डालना है। अभी मैं क्या करता हूँ, प्लिंथ बीम का बताता हूँ, फिर आपको कॉलम का, धीरे धीरे सबको अलग अलग से बना देता हूँ। मतलब वीडियो आपका, एक वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा, ये 10 15 20 मिनट का वीडियो है। फिर इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, 3 पार्ट में इस वीडियो को बनाते हैं, जिसमें आपके पूरे घर की क्वालिटी हम कवर कर लेंगे कि क्या क्या आपको ध्यान देना है। ये वीडियोस देख लोगे तो क्वालिटी आप खुद से संभाल सकते हो अपने घर की। जैसे मैं बोल रहा था कि कवर, प्लिंथ बीम में कवर ब्लॉक आपको, मतलब आपको कवर ब्लॉक 40 mm का देना ही देना है, चारों तरफ आपका सरिया कंक्रीट के अंदर 40 mm रहे। और उसके बाद जैसे आपका दूसरे दिन वो बीम खुलेगा, ठीक है, उस पर जूट के बैग जो आते हैं, बोरियां जो आती हैं, उनको बिछा दो, उस पर रखो और पानी की तराई करते रहो। क्योंकि देखो सीमेंट को जितना अच्छा पानी मिलेगा उतना उसका प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छे से होता है और स्ट्रेंथ अच्छे से पकड़ता है। जैसे ही आपका बीम हो जाता है ना, कुछ लोग बीम को ही क्या, प्लिंथ बीम को क्या बोलते हैं, डीपीसी, वो गलत चीज है। डीपीसी अलग चीज है। प्लिंथ बीम किया, उसके ऊपर डीपीसी आती है, एक लेयर आती है। आप क्या करो, 2 इंच की कंक्रीट की लेयर डालो, M30 की, बीच में डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल डाल दो, LW+, ठीक है, पूरे घर में, पूरे प्लिंथ बीम के पे वो दो। उसके ऊपर क्या करो, एक केमिकल, कोई भी डॉक्टर फिक्सिट का वो आता है URP, वो मरवा दो, या एलिफेंट शील्ड रबर वो आता है, या जो भी आपके एरिया में लेटेक्स केमिकल रहता है, ठीक है, तो वो आपको मरवा देना है। या बिटुमिन मिल जाती है, ठीक है, कोल टार मिल जाता है, वो मरवाना है कि आपका जो कंक्रीट हो वो नीचे से पानी ऊपर तक ना ला पाए, मतलब उसका जगह बंद कर देनी है उसको। तो उसके ऊपर जब आप ईंट लगाओगे तो आपके घर में डैम्पनेस, सीलन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसी दौरान, प्लिंथ के दौरान आपको क्या करना है, प्लिंथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है। प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या हो गया, आपने जैसे प्लिंथ दिया, उसके बाहर की बाउंड्री, ठीक है, वहां पे 2-2 फीट आपको घर के चारों तरफ प्लिंथ प्रोटेक्शन दे देना है। मतलब PCC कर लेनी है, लगा लो कितनी, कोई 4 इंच की PCC कर लेनी है, कि पानी जो छत से आए या बारिश का सीधा प्लिंथ में ना जाए, प्लिंथ से दूर रहे, तो वो उतना अच्छा रहेगा। आपको क्या करनी है, मतलब प्लिंथ भी मैंने कहा 12 इंच तो हाइट उसकी देनी है, और रोड से 2.5 फीट उसको ऊंचा
करना ही करना है, यही चीज़ करनी है। फिर हमारा जो पिलर होता है, पिलर में मैंने जैसे कहा आपको स्टार्टिंग में M25 ग्रेड कंक्रीट डालना है, 1:2 का, और जो स्टील ग्रेड वो भी आपको इसमें अच्छे से करना है। और कम से कम घर में मैं बोलूँगा ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, बाद में G+1 जो भी बनाओगे, 12x18 के पिलर आपको देने। 12x12 के काफ़ी लोग पिलर दे रहे हैं, मत दो, ठीक है, कुछ नहीं है, बजट का अगर इशू है। अगर देखो 12x12 को दोगे, फ्यूचर में ऊपर एक्सटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। 12x18 के पिलर दो और 14 से 15 फीट से दूर पिलर आपको नहीं देने। मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि आप किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूरी डिटेल ले लो, फिर उसके बाद घर बनाओ। लेकिन फिर भी आपको 12x18 के देने हैं। वाइब्रेटर मारना है जब कंक्रीट करना है, हुक उसमें 135 डिग्री रखनी है। ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये करना ही करना है। और फिर जब कंक्रीट आपको बनाना है, मैं बोलता हूँ पिलर और किसका, स्लैब का, फुटिंग का, अगर उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसमें क्या करो, रैक्रॉन 3S फाइबर आता है, ये फाइबर मार्केट से आपको मिल जाएगा। इससे क्या होता है, एक दूसरे से बॉन्ड अच्छी बन जाती है कंक्रीट की। ये मतलब जो आपके पिल्लों में भी डलता है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इंडिया मार्ट से। ये छोटे छोटे रेशे होते हैं, 3S लेना, 6S बहुत बड़ा हो जाता है, 3S लेना, ये आपको कंक्रीट में डालना है, बहुत कम पैसे में मिल जाता है। तो ये आपको डालना है और आपका क्या होगा, अच्छे से कंक्रीट बनेगा और स्ट्रेंथ उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, स्लैब की जो भी साइज़ रखना है, मैं बोलूँगा स्लैब का साइज़ लोग 5 इंच रख देते हैं, मैं बोलता हूँ 6 इंच से कम स्लैब का साइज़ आपको कभी नहीं रखना है। और स्लैब में जो कंक्रीट का कवर 25 mm तो कंक्रीट कवर आपको प्रोवाइड करना ही करना है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जब आपकी स्लैब हो रही होती है, जो उसमें आपको कुंडिक पाइप डालनी है, जो पाइप रहती है जिसमें इलेक्ट्रिक वायर, उनको ना प्रॉपर से फिक्स कर लो, क्योंकि कंक्रीट करते टाइम लोग चलते हैं उन पे और टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो वीडियो लंबी हो गई अभी, चलो ये पार्ट 1 रखते हैं इसका, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, जिसमें घर की कंस्ट्रक्शन की कहाँ क्वालिटी का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी मैं अलविदा लेता हूँ, ऐसी वीडियोज़ में लाता रहूँगा आपके लिए। बाकी अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, और पूरे घर की कंस्ट्रक्शन भी कंसल्टेशन के थ्रू करवा सकते हो, तो वो भी डिटेल मिल जाएगी। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।